तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर से रिलेटेड जो हमारा सिलेबस है राज्य के बारे में। ये हालांकि आपको बेसिकली बीए फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड यूनिट में आपको ये मिलेगा सिलेबस, है ना। राज्य क्या है, राज्य का अर्थ, राज्य की परिभाषा, राज्य के आवश्यक तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, राज्य के आवश्यक कार्य क्या क्या हैं, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे जिसमें आप दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, मात्र और पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत, इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम सबसे पहले तो क्या देखेंगे कि राज्य क्या है, यानी राज्य का अर्थ हमें पढ़ना है। अब राज्य है क्या? राज्य शब्द जैसा कि आपको पता है अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या है, यह लैटिन भाषा के स्टेटस से निकला है ना। अब स्टेटस, जैसा कि लैटिन भाषा में स्टेटस का अर्थ क्या होता है, दूसरों की तुलना में उच्च होना, जो कि राज्य क्या है, राज्य दूसरों की तुलना में एक उच्च होता है और शक्तिशाली होता है, संप्रभु होता है, उसकी एक निश्चित सरकार होती है, वो किसी के अधीन नहीं होता है ना। अंततः शाब्दिक अर्थ में अगर हम बात करें तो राज्य उस संगठन का नाम है जिसका रुतबा, जिसकी स्थिति और अन्य संगठनों और लोगों के रुतबे या स्थिति से ऊंचा होता है ना। तो राज्य का जो पहली बार प्रयोग है वो किसने किया? राज्य का पहली बार जो प्रयोग है वो किया मैकियावेली ने। ठीक है, मैकियावेली ने राज्य का पहली बार प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि राज्य क्या है। आमतौर पर हम राज्य शब्द का प्रयोग ढीलेपन से लगाते हैं, है ना। अब ढीलेपन से क्यों लगाया जाए? जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें संघ की, जैसे भारत, तो भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, यानी कई राज्यों से मिलकर के भारत बना हुआ है, यूनियन का कलेक्शन है। इसमें प्रदेश और खंडों के लिए हम राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, पश्चिम बंगाल हो गया, इनके लिए हम कहा जाए तो राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या ये राज्य है? नहीं, ये राज्य नहीं है, ये राज्य का एक क्या है, हिस्सा है, जो कि राजनीति विज्ञान में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हम अगर कहें तो अनुचित है। राज्य हम किसी प्रदेश को नहीं कह सकते क्योंकि वो संघ की इकाइयां हैं। तो राज्य जो है वो व्यक्तियों के ऐसे संगठित समूह से बनता है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हों, जिनकी अपनी एक सरकार हो और जो आंतरिक या बाह्य रूप से संप्रभु हो या सर्वोच्च हो। जैसे अब बात करें भारत, भारत क्या है, एक राज्य है, भारत को हम राज्य कहते हैं और भारत के अंतर्गत जो प्रदेश हैं उनको प्रांत कहते हैं या उनका एक हिस्सा कहते हैं। श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, अमेरिका हो गया, ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य को हम बेसिकली क्या कहेंगे, छोटे शब्दों में अगर समझे तो राज्य के निश्चित क्षेत्र में बसे लोगों का समूह है, जिसकी निश्चित सरकार होती है, जो सरकार किसी के अधीन ना हो, है ना, पूरी तरह से स्वतंत्र हो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए, उसके अंतर्गत काम करने के लिए, संप्रभु यानी सर्वोच्च होना चाहिए राज्य, है ना, स्वतंत्र हो पूरी तरह से काम करने के लिए। तो राज्य क्या है, राज्य हम एक देश के नाम से जानते हैं राज्य को, यानी उस राज्य के अंतर्गत बहुत सारे प्रदेश आते हैं, यानी प्रदेशों के समूह को या संघ को हम राज्य कहते हैं। अगला अगर हम बात करें, जैसे हमारा ये मैप है, अब राज्य इसमें क्या है, राज्य हम ओवरऑल जो ये भारत है ना, इंडिया को हम क्या कहते हैं, भारत राज्य कहते हैं। अब ये किससे मिलकर बना होता है? जैसे आप देखिए राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है ना, बिहार है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है ना, गुजरात है, ये क्या है, ये सभी संघ या इकाइयां हम इनको कह सकते हैं। तो राज्य के प्रांत या प्रदेश हैं, इन्हीं प्रदेशों से मिलकर के किसका उदय हुआ है, राज्य नामक संस्था का जन्म हुआ है, यानी राज्य बना है इन प्रदेशों से मिलकर के। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्य की परिभाषा की। तो राज्य, अरस्तु ने क्या कहा है कि राज्य क्या है, राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ठीक है, यानी राज्य का निर्माण किस लिए किया गया है, परिवार और ग्रामों का एक समुदाय है राज्य, जिसका उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना। फिर इसी में आगे जीन बोधा ने कहा है कि राज्य परिवारों का क्या है, एक संघ है। राज्य क्या है, परिवारों का एक संघ है जो कि किसी सर्वोच्च शक्ति तर्क बुद्धि द्वारा शासित होता है। ब्लंट सली ने कहा है राज्य के विषय में कि किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों
को राज्य कहा जाता है ना। इस प्रकार से हमारी राज्य की 3 परिभाषाएं हैं। अलग अलग लेखकों ने राज्य के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उनके कथनानुसार राज्य ये हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम राज्य के आवश्यक तत्वों की, यानी कहा जाए तो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, यानी राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में सबसे जो इंपॉर्टेंट तत्व है राज्य का, वो है भूभाग का होना, है ना। क्योंकि बिना भूभाग के, बिना भूमि के राज्य का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि राज्य किसमें है, एक निश्चित भूभाग में राज्य होता है। ठीक है, तो राज्य के एक निश्चित भूभाग होता है जिसमें जनसंख्या निवास करती है और एक निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या रहती है, उसकी अपनी एक सरकार होती है, संप्रभु होता है राज्य। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है राज्य के लिए, भूभाग का होना, निश्चित क्षेत्र का होना। दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो क्या है, जनसंख्या। तो राज्य में सीधी सी बात है, राज्य में तो जनसंख्या, जन यानी मनुष्य, संख्या यानी उनकी गिनती, यानी एक निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या का निवास करना, ये राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर राज्य में जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य कैसा, राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा बिना जनसंख्या के। तो एक निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या का होना, जनसंख्या ना तो बहुत अधिक हो ना बहुत कम हो, ठीक है, एक निश्चित मात्रा में जनसंख्या का होना राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट तत्व है राज्य के लिए, एलिमेंट्स है, वो क्या है, वो है सरकार। तो राज्य के लिए सरकार का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि एक परिवार में या एक घर में मुखिया जैसे होता है ना। जिस प्रकार से एक घर में मुखिया की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से राज्य में सरकार की आवश्यकता होती है। अगर किसी राज्य में सरकार ना हो तो क्या वो राज्य संभव है चलाना? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर राज्य में सरकार नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अराजकता फैलेगी, ठीक है, लोग अपनी मनमानी करेंगे और इसके साथ साथ शासन व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, प्राणहीन हो जाएगी। तो राज्य में सरकार जो है वो एक आत्मा की तरह काम करती है ना। तो इस प्रकार से सरकार का होना राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो राज्य का चौथा तत्व है वो क्या है, संप्रभुता। संप्रभुता, सर्वोच्च होना। तो राज्य कैसा हो, संप्रभु हो, अपने आप में निर्णय लेने को उसको अधिकार हो, स्वतंत्र हो, वो किसी के अधीन ना हो, सर्वोच्च हो, यही राज्य के लिए आवश्यक तत्व है चौथा। तो संप्रभुता का होना राज्य के लिए परम आवश्यक है। अगर राज्य में संप्रभुता नहीं है, सरकार के पास शक्ति नहीं है, वो निर्णय नहीं ले सकती, तो राज्य का चलना संभव नहीं है। फिर अगर हम बात करें कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्व या राज्य के अंगों की बात करें, तो जैसा कि कौटिल्य ने 7 अंग बताए हैं। अब पहला क्या है राज्य का अंग, स्वामी यानी कि राजा का होना। तो कौटिल्य ने क्या कहा है कि राज्य में राजा यानी स्वामी का होना परम आवश्यक है, और राजा जो कि ईश्वर के समान होता है, ठीक है, तो राजा जो है उसको ईश्वर ने भेजा इस संसार में, और वो परम शक्तिशाली होता है, कुलीन वर्ग का होता है, उसके पास वो आध्यात्मिक होता है, और राजा जो है अपनी प्रजा का पालन करने वाला होता है। जिस प्रकार से एक परिवार में मुखिया होता है, उसी प्रकार से एक राज्य में राजा का होना परम आवश्यक है। ठीक है, तो राजा राज्य के लिए परम आवश्यक अंग है, तत्व है, ठीक है, जिसके बिना राज्य चलाना संभव नहीं है। अगला अगर हम बात करें राज्य के लिए आवश्यक तत्व जो है, राज्य के अंग हैं अमात्य। अमात्य यानी मंत्री परिषद, ठीक है। अब मंत्री परिषद क्यों आवश्यक है, सीधी सी बात है, राजा अकेले तो राज्य को नहीं चला सकता, उसकी सहायता के लिए कौन होता है, मंत्री परिषद होते हैं, जो कि राज्य की सहायता के लिए होते हैं, और ये समय समय पर राजा को सहायता देने, राजा को उसके निर्णयों पर विचार विमर्श करने, है ना, हर प्रकार से सहयोग देने का काम करते हैं। फिर अगला जो है वो है जनपद, यानी राज्य के लिए सीधी सी बात है क्या आवश्यक है, भूमि। तो राज्य का जो तीसरा अंग है वो है जनपद यानी भूभाग का होना, क्योंकि राज्य जो है एक निश्चित भू प्रदेश में, निश्चित भूभाग में बसा हुआ होता है। तो जनपद तीसरा महत्वपूर्ण अंग है राज्य के लिए। चौथा कौटिल्य ने बताया है दुर्ग के बारे में, यानी दुर्ग कहा जाए तो एक तरह से सुरक्षा द्वार। तो राज्य का जो चौथा आवश्यक अंग है वो है दुर्ग यानी सुरक्षा द्वार, क्योंकि किसी भी देश की जो सीमा रेखा या सुरक्षा द्वार होता है वो परम आवश्यक होता है, उसी के द्वारा राज्य की सुरक्षा संभव है। ठीक है, अगला है
राज्य का जो आवश्यक अंग है वो कोष यानी धन। तो राज्य का जो कोष है, जो धन है, उसकी सुरक्षा करना, उसको समय समय पर उसको देख रेख करना और वो बनाए रखना, यानी किसी प्रकार से राज्य में कोष की कमी ना होने पाए, ये राजा और मंत्री का काम होता है, जो कि इन दोनों को अपने राज्य के अंतर्गत इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी प्रकार से आर्थिक संकट राज्य में ना उत्पन्न होने पाए, जिसके लिए धन यानी कोष का होना परम आवश्यक है। अगला है दंड व्यवस्था यानी सेना का होना। तो किसी भी राज्य में जो सेना होती है वो सबसे आवश्यक अंग होती है ना। क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए सेना जो होती है वो सबसे प्रथम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। अब सेना किस प्रकार से, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी होती है देश की या राज्य की सुरक्षा करना। तो दंड व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है कौटिल्य के अनुसार। फिर अगला है मित्र। सीधी सी बात है, राज्य में जितने ज्यादा पड़ोसी देश मित्र होंगे उतना ही ज्यादा राज्य सुरक्षित महसूस करेगा और स्वयं का विकास करेगा। तो जो मित्र है यानी जो पड़ोसी देश है उनसे मित्रता करना राज्य के लिए परम आवश्यक अंग होता है। अब ये कैसे होते हैं? एक तो होते हैं जो कि आपके पूर्वजों द्वारा बनाए गए मित्र होते हैं, यानी दूसरे होते हैं अर्जित किए गए, यानी जो हम खुद बनाते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पुराने मित्र होते हैं वो सदैव ही हमारा सपोर्ट करते हैं बिना किसी लोभ या लालच के। लेकिन जो हमारे वर्तमान में जो हमारे हमने मित्र बनाए होते हैं, आवश्यक नहीं है कि वो हमारे लिए सही हों। इसलिए मित्र या पड़ोसी देश को मित्रता के साथ उनसे निभाना, सही से कार्य करना परम आवश्यक होता है। तो कौटिल्य ने इन 7 अंगों के बारे में बताया है जो कि राज्य के लिए सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इनके बिना राज्य को नहीं चलाया जा सकता। ना तो राजा के बिना राज्य चल सकता, ना तो मंत्री के बिना चल सकता, ना ही किसी भूमि के बिना राज्य संभव है, ना ही दुर्ग, है ना। तो ये राज्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होते हैं। अगला अगर हम बात करें राज्य के लिए, राज्य के कार्यों की, राज्य के क्या कार्य हैं? 2 प्रकार से कार्य होते हैं, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। अब सीधी सी बात इनके नाम से स्पष्ट है, अनिवार्य मतलब जो कार्य राज्य को करना ही होता है अपने देश या राज्य की सुरक्षा के लिए। दूसरा ऐच्छिक, जो कि आप अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, जिसके लिए किसी प्रकार से बाध्यता नहीं है। अब अनिवार्य कार्य क्या है राज्य के? जैसे बाह्य आक्रमण से सुरक्षा। प्रत्येक राज्य का ये परम दायित्व होता है कि वो बाहरी देश से अपने राज्य की सुरक्षा करे आक्रमण से, है ना। आंतरिक शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना राज्य का अनिवार्य कार्य होता है, क्योंकि जब देश में या राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रहेगी तो राज्य स्वतः ही अपना विकास करेगा। ठीक है। अगला है न्याय प्रणाली। किसी भी राज्य के लिए जो न्याय व्यवस्था होती है वो परम आवश्यक होती है, क्योंकि राज्य में अगर न्याय नहीं होगा तो राज्य के जो लोग हैं, जो उच्च या कुलीन वर्ग के लोग हैं, वो मनमानी करेंगे, तानाशाही होगी और निम्न वर्ग का शोषण होगा। तो न्याय प्रणाली जो है राज्य में, वो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है राज्य का कि न्याय व्यवस्था बनी रहे। फिर वैदेशिक संबंधों का संचालन, यानी प्रत्येक राज्य का एक आवश्यक कार्य यह है कि विदेशों के साथ अपने संबंधों का संचालन करें, है ना, जिसके लिए प्रत्येक देश का जो मुखिया या राज्य का जो मुखिया होता है वो विदेशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है। फिर अगला है इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था। ठीक है। तो ये परम आवश्यक कार्य है राज्य के लिए, मुद्रा की व्यवस्था करना, बैंक व्यवस्था करना, जो कि हमारे द्वारा दिए गए ऋण या हमारे द्वारा दिए गए धन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। तो ये हमारे राज्य के आवश्यक तत्व हैं जो कि प्रत्येक राज्य को करने ही होते हैं। अगला है ऐच्छिक कार्य, जो कि राज्य करता है। एक लोक कल्याणकारी राज्य का, प्रत्येक राज्य का ये कार्य होता है कि वो अपने राज्य के विकास के लिए ये सभी कार्य करे। जैसे शिक्षा की व्यवस्था करना, प्रत्येक राज्य का दायित्व है कि वो शिक्षा की व्यवस्था करे, क्योंकि अगर राज्य की जनसंख्या शिक्षित होगी, जागरूक होगी, तो स्वतः ही अपना विकास कर सकती है ना, और बेरोजगारी देश से कम होगी। दूसरा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सीधी सी बात है, अगर जनसंख्या है तो उसमें बीमारी या अस्वास्थ्य की समस्याएं बनी रहती हैं, जिसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था यानी हॉस्पिटल्स या अन्य चीजों की आवश्यकता होती है, जो कि राज्य का एक ऐच्छिक कार्य है जिसकी व्यवस्था राज्य को करनी होती है। फिर है ऐच्छिक कार्य कृषि की उन्नति, क्योंकि हमारे भारत देश की अगर हम बात करें, भारत राज्य की, तो हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है और कृषि को सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है। तो कृषि की उन्नति से ही राज्य की उन्नति है ना। तो कृषि की उन्नति के लिए उत्तम किस्म के बीज, खाद्य की व्यवस्था करना, प्रत्येक प्रकार के सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करना, इन सभी की व्यवस्था करना राज्य का ऐच्छिक कार्य है।
अगला कार्य क्या है? श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। तो प्रत्येक राज्य का कार्य है कि वो श्रमिकों, जितने भी श्रमिक हैं, राज्य में काम कर रहे हैं, लोग हैं, नागरिक हैं, उनके हितों की सुरक्षा करना राज्य का ऐच्छिक कार्य है। अगला कार्य है सामाजिक सुधार, यानी समाज में प्रत्येक प्रकार से सुधार करना। जैसे जो हमारे यहाँ रूढ़िवादी परंपराएं हैं, है ना, तो रूढ़िवादी परंपराओं को नष्ट करना, प्राचीन जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनको इतना ज्यादा तवज्जो ना देना और विकास की गति से आगे कार्य करना, है ना। अगला है लोक कल्याण, यानी वेलफेयर स्टेट। राज्य का, प्रत्येक राज्य का ये काम होता है कि वो लोक कल्याण यानी आम जनता के कल्याण के लिए प्रत्येक प्रकार से वह सभी कार्य करे जिससे कि आम जनता का विकास हो सके। ठीक है। अब अगला हमारा क्या है? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि राज्य अस्तित्व में कब आया, है ना। मनुष्य क्यों राजनीतिक संगठन में रहते हैं, वह क्यों प्रभुत्व के सामने झुक जाता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने की जिज्ञासा के कारण ही राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब कौन कौन से सिद्धांत है? जैसे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, है ना, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, मातृ सत्तात्मक यानी जहाँ पे माता की सत्ता होती है जिस समाज में, वो मातृ सत्तात्मक सिद्धांत है, ऐतिहासिक विकासवाद का सिद्धांत। ये सभी तत्वों को हमें पढ़ना है। तो हमारा जो पहला है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ये क्या कहता है कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो सबसे प्राचीन है ना। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है, यानी प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो राज्य जो है वो मानवीय नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा निर्मित एक संस्था है। मतलब राज्य का निर्माण किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, बल्कि किसने किया है? राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है। तो राज्य ईश्वरीय संस्था है, ना कि मानव निर्मित संस्था। फिर दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? धर्म को राजनीति से मिलाता है। ठीक है। यहूदी धर्म की जो प्रसिद्ध पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। मतलब कि जो राजा है वो ईश्वर का एक प्रतिबिंब होता है, ईश्वर के रूप में जन्म लिया उसने इस संसार में, जिसका कार्य क्या है? वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रजा के हितों के लिए कार्य करता है ना। और एक ईश्वर के समान अपने प्रजा की सुरक्षा करता है, उनके लिए कार्य करता है। तो ईश्वर का प्रतिबिंब माना गया है राजा को। फिर अगर हम बात करें दैवीय सिद्धांत में, कि प्राचीन ग्रंथों में प्रतिपादन किया गया कि राजा का निर्माण इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश को लेकर किया गया। मतलब जो राजा होता है वो एक तरह से ईश्वर के समान काम करता है। जैसे राज्य में प्रत्येक प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए वो कार्य करता है ना। राज्य में किसी प्रकार से आपातकाल को खत्म करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है, एक मित्र की भांति अपनी प्रजा की सुरक्षा करता है। इस प्रकार से इन सभी देवताओं का अंश माना गया है राजा में, जिससे कि वो अपने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके हितों के लिए कार्य करे। अब जैसे बात करते हैं हम राजा के या दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में, प्रबल समर्थन जो है वो 17वीं शताब्दी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्ची में किया गया है, जिसमें जेम्स प्रथम ने कहा है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। मतलब राजा एक तरह से ईश्वर की भांति है, जैसे ईश्वर होता है अपने इस संसार की सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करता है, उसी प्रकार से जो राजा है वो एक जीवित प्रतिमा है इस संसार में, जो कि अपनी प्रजा के हितों की रक्षा के लिए अपने परिवार, अपने समाज तक को त्याग कर देता है। मतलब उसने, राजा ने अपने प्रजा को सबसे प्रथम स्थान पर रखा है, उसकी सुरक्षा को। फ्रांस के लुई 14वें का कथन है कि मैं ही राज्य हूँ। इसने कहा कि राज्य मैं हूँ, मतलब राज्य क्या कहता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं ही राज्य हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। अगला है हीगल ने क्या कहा है इसके विषय में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में, कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। मतलब एक तरह से ईश्वर की प्रतिमा है या ईश्वर का जीवित अंश है इस संसार में, क्योंकि आम जनता के लिए जो राजा होता है वो एक मुखिया की तरह होता है, एक ईश्वर की तरह होता है, जो कि अपनी संतान की सुरक्षा, उसके भरण पोषण के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करता है। रॉबर्ट फिल्मर और बूजे के द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया, और उन्होंने भी कहा कि राज्य में जो राज्य की नामक संस्था की उत्पत्ति है वो ईश्वर ने की है, ना कि किसी मानव ने। मतलब राज्य जो है वो ईश्वर द्वारा निर्मित एक संस्था है, दैवीय संस्था है, इसका निर्माण किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है। अब बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की विशेषताओं की। तो क्या विशेषता है?
सबसे पहले राज्य जो है ईश्वरीय संस्था, मतलब राज्य का निर्माण किसी व्यक्ति ने नहीं किया है बल्कि ईश्वर द्वारा निर्मित एक संस्था है। दूसरा क्या है कि राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा जो है वो ईश्वर का एक अंश है जो कि ईश्वर की भांति ही अपनी प्रजा, अपनी संतान की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। तीसरी विशेषता है कि ईश्वर ही राजाओं को शक्ति प्रदान करता है। आप देखिए, राजा जो होते थे पहले, प्राचीन राजा जो थे हमारे, उनको हर प्रकार से आध्यात्मिक और हर तरह की शक्ति प्रदान की जाती थी जिससे अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, है ना। तो राजा जो है वो शक्ति का एक पूरी तरह से प्रतिबिंब होते हैं। अगला विशेषता है कि ईश्वर का प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से सृष्टि के हित में होता है। मतलब जिस प्रकार से ईश्वर अपनी संतान की सुरक्षा के लिए, इस संसार की सुरक्षा के लिए कार्य करता है सदैव, उसी प्रकार से राजा भी अपनी प्रजा, अपनी संतान की सुरक्षा और उनके हितों के लिए अनिवार्य रूप से हित में ही कार्य करता है। इसकी अगली विशेषता क्या है कि राज्य जो है वो सत्ता वंशानुगत होती है। मतलब राजा जो है हमेशा कुलीन वर्ग का होता है और एक ऐसे वर्ग को चुना जाता है राजा के लिए जो कि सदैव अपने कार्य, अपने प्रजा के प्रति हमेशा कैसा रहे, प्रयत्नशील रहे, उनके विकास के लिए, उनके हितों के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहे। अगली विशेषता है कि अब जैसे हम बात करें राजाओं की आलोचना या निंदा धर्म के विरुद्ध है। मतलब क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, राजा को अगर ईश्वर का प्रतिबिंब माना गया है तो ईश्वर की आलोचना करना तो धर्म विरुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि वो राजा जो अपने परिवार का त्याग कर देते हैं एक राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए, उसकी निंदा करना उचित नहीं है, क्योंकि इसे ईश्वर ने हमारे लिए भेजा है और ईश्वर, राजा की निंदा मतलब ईश्वर की निंदा मानी जाती है। अगला, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत की हम अगर आलोचना करें तो क्या है? अप्रजातांत्रिक। मतलब ये प्रजातंत्र के विरुद्ध माना गया है ना। तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि अप्रजातांत्रिक है, मतलब प्रजातंत्र का विरोधी है ये। अगला क्या है? आधुनिक समय में अनुपयुक्त, यानी वर्तमान में अगर हम बात करें दैवीय सिद्धांत की, राज्य की उत्पत्ति की, तो ये आधुनिक समय में उपयुक्त नहीं है, यानी ये गलत है। अगली जो आलोचना है वो क्या की गई है राज्य की उत्पत्ति के विषय में, कि अधिनायकवादी सिद्धांत, यानी जो कुलीन वर्ग है वो संप्रभु हो जाता है और निम्न वर्ग का शोषण करता है। चौथा है अवैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिक नहीं है ना, किसी प्रकार से इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अगली जो आलोचना है राज्य की उत्पत्ति की वो क्या है? अतार्किक, यानी तर्क वितर्क से परे है, किसी प्रकार से राजा या ईश्वर के विषय में तर्क नहीं किया जा सकता। अगला ये रूढ़िवादी परंपरा है, यानी प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा जिस पर किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार से उसका विरोध नहीं किया जा सकता, प्राचीन परंपराओं पर आधारित है ना, रूढ़िवादी परंपरा पर आधारित है। अगला है धर्म ग्रंथों पर आधारित, यानी राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है वो धर्म ग्रंथों पर ही लिखा हुआ है, वास्तव में ऐसा नहीं है। फिर परमात्मा इस या उस मनुष्य को राजा बनाता है, अनुभव एवं साधारण ज्ञान के सर्वथा प्रतिकूल है। ऐसा किसने कहा है? गिल क्राइस्ट ने कहा है कि परमात्मा इस या उस व्यक्ति को राजा बनाता है, अनुभव एवं साधारण ज्ञान के सर्वथा प्रतिकूल है। यानी राजा ऐसे व्यक्ति को बनाता है परमात्मा जो कि उसके उपयुक्त हो उसके लिए, है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।